नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। जापान ने दोबारा से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को रीस्टार्ट करने की बात कही है। उनमें कि फुकुशिमा जो पावर प्लांट को लेकर काफ़ी चर्चाएं बनी हुई हैं। इसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे हेडलाइन की सच्चाई क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे सोशल मीडिया पर जो वायरल हेडलाइन है उन सब चीज़ों को लेकर क्या है, और दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र जो वैसे बताया जा रहा है वास्तव में वो कितना कहाँ तक सत्य है, और फुकुशिमा के डर से जुड़ा नैरेटिव क्या है, क्यों इससे लेकर डर से जुड़ी हुई चीज़ें बनी हुई हैं, और वास्तव में सच्चाई क्या है इस सवाल की। इस चीज़ को आज हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आप मल्टीपल न्यूज़पेपर्स में आप देख रहे हैं फुकुशिमा के हादसे के बाद से जापान अब दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र शुरू करने जा रहा है, और ऐसी काफ़ी सारी हेडलाइंस आपको देखने को मिल रही होंगी। लेकिन सवाल ये है, क्या पूरी सच्चाई क्या है, या आधी अधूरी जानकारी से डर का माहौल बना हुआ है। इसको लेकर काफ़ी डरावनी चीज़ें भी आपको देखने को मिल रही हैं। तो आज हम इसी चीज़ को इस लेक्चर में जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फुकुशिमा 2011 का हादसा क्या था, उस दौरान क्या हुआ था, क्यों इस चीज़ को लेकर ये थोड़ा सा डरावना इसका इतिहास रहा है। तो इसी चीज़ को आज मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। दोस्तों 11 मार्च 2011 में जापान के अंदर भूकंप और सुनामी दोनों ही एक साथ देखने को मिलते हैं। उसी टाइम फुकुशिमा डियाची न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर्स जो है पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं, मेल्ट डाउन हो जाते हैं। तभी से इससे जुड़ी हुई इस तरीके की चर्चा आपको देखने को मिलती है। दोस्तों 2011 का साल जो था वो जापान के लिए बहुत अच्छा नहीं था। कोई भी परमाणु देश नहीं चाहता कि भूकंप या सुनामी उस इस तरह की जो जापान में देखी गई थी इस तरह की देखने को मिले, और वहाँ पे फुकुशिमा डियाची न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो रिएक्टर्स थे वो सब पूरी तरीके से मेल्ट डाउन में चले गए। और दोस्तों ये घटना जो थी चेरनोबिल के बाद दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसों में से एक मानी जाती है। जो चेरनोबिल हादसा था वो दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा था, लेकिन उसके बाद जो कोई घटना है तो वो फुकुशिमा डियाची से संबंधित जो पावर प्लांट पे जो न्यूक्लियर मेल्टडाउन का देखा गया था भूकंप के दौरान, वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु से संबंधित घटनाओं में से एक मानी गई, और इसी वजह से इस चीज़ को लेकर डर बना हुआ है। दोस्तों हम अब बात करते हैं जापान ने हादसे के बाद क्या किया था। दोस्तों जापान ने लगभग सभी वहाँ के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बंद कर दिया था। साथ ही न्यूक्लियर सेफ्टी लॉ को और अधिक सख्त या कड़े कर दिया था। साथ ही वहाँ पे पब्लिक अपोजिशन काफ़ी देखने को मिलता है न्यूक्लियर चीज़ों से संबंधित। यदि कोई गवर्नमेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट से संबंधित कोई चीज़ें लेके आती है सामने, तो वहाँ पब्लिक का गुस्सा काफ़ी देखने को मिलता है। और सबसे इस हादसे के बाद से जापान में काफ़ी बड़ा एनर्जी क्राइसिस देखने को मिलता है। दोस्तों इस हादसे के बाद से जापान ने कोई भी नया पावर प्लांट नहीं खोला, बल्कि उल्टा कर दिया, वहाँ पर देश के लगभग सारे परमाणु रिएक्टर्स को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। साथ ही सुरक्षा कानून इतने सख्त कर दिए गए कि कोई नया प्लांट नहीं खुला, या सालों तक कोई भी नया प्लांट नहीं खोला गया। इस तरीके की कड़ाई वहाँ के नियमों में देखने को। दोस्तों अब बात करते हैं जापान में आज फिर क्या जरूरत पड़ी कि वो दोबारा परमाणु ऊर्जा की वापसी कर रहे हैं, या ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि जिससे वो फिर दोबारा से जापान परमाणु ऊर्जा की ओर जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं जापान में एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंस काफ़ी बड़ी है, जो कि एलएनजी कोयला और ऑयल को लेके इसकी बड़ी डिपेंडेंसी। साथ ही वो क्लाइमेट टारगेट्स को भी काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं CO2 को कम करना, क्लाइमेट चेंजेस को वो भी इस तरीके से चाहते हैं कि वहाँ पे भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेज तैयार किए जाएं। और दोस्तों स्टेबल बेस्ड लोड एनर्जी की ज़रूरत, इन्हीं चीज़ों की वजह से जापान में दोबारा से परमाणु ऊर्जा की वापसी हो रही है। लेकिन दोस्तों एक सवाल जरूर उठता है कि अगर डर था तो फिर वापसी क्यों कर रहे हैं ये लोग। जापान अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा आयात करता है। सबसे पहली बात तो ये है, जो कि तेल, कोयला और गैस पर निर्भर है पूरी तरीके से। ये सभी महंगे तो होते हैं, साथ ही इसमें जियोपॉलिटिकल रिस्क भी आपको देखने को मिल जाता है। परमाणु ऊर्जा एक स्थिर कम कार्बन विकल्प बनकर सामने आई है, और दोस्तों ये कार्बन इसमें काफ़ी कम निकलता है, या ना के बराबर परमाणु ऊर्जा में कार्बन उत्सर्जन आपको देखने को मिलता है, और सभी देश इस पर लेके काम करने में लगे हुए हैं। दोस्तों हम अब बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र वाला दावा कहाँ तक सत्य है। जो हेडलाइन आप देखने को मिल रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु क्षमता वाला पावर प्लांट है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, यहाँ कोई नया पावर प्लांट या नया रिएक्टर्स नहीं बनाया जा रहा है। इसमें पहले पुराने कोई रीस्टार्ट किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है। जो रिएक्टर्स जो हैं काशीवाकाजी करीबा प्लांट के हैं। इसकी कैपेसिटी काफ़ी बड़ी है, या दुनिया में सबसे अधिक बड़े पावर प्लांट्स में से ये एक है। दोस्तों अगर मैं सबके पीछे की बात बताऊँ तो जापान फिलहाल में कोई नया विशाल या खतरनाक परमाणु संयंत्र नहीं बना रहा है। वायरल खबर जो है वो काशीवाकाजी करीबा न्यूक्लियर प्लांट से जुड़ी हुई है। पहले ये मौजूद दुनिया के सबसे बड़े कैपेसिटी वाले प्लांट में से एक था। अब इसे रिस्टार्ट और अपग्रेड किया जा रहा है, जबकि इसे नया नहीं बनाया जा रहा है। ये जो खबरें उड़ रही हैं वो कहीं तक सत्य हैं, कहीं तक गलत हैं, पूरी तरह से सत्य नहीं है। सबसे पहली बात, जापान में कोई भी आपको नया पावर प्लांट बनाने की बात नहीं हो रही, वहाँ पुराने ही पावर प्लांट को नया अपग्रेड करने की बात कही जा रही है। दोस्तों अब बात करते हैं इन्होंने सुरक्षा में क्या क्या बदलाव किए। सबसे पहली चीज़, सुरक्षा को लेकर इन्होंने क्या क्या अपग्रेड किया उस सब की मैं बता दूं।
दोस्तों तो इन्होंने सुनामी वॉल्स तैयार की हैं, बैकअप पावर सिस्टम्स बनाए हैं, इंडिपेंडेंस न्यूक्लियर रेगुलेटर्स तैयार किए हैं और इमरजेंसी रिस्पांस को अपग्रेड किया है। दोस्तों फुकुशिमा के बाद जापान ने एक चीज़ समझ ली थी कि अगर परमाणु ऊर्जा चाहिए तो समझौता नहीं चलेगा, ऊंची सुनामी दीवारें चाहिए क्योंकि जापान में अक्सर भूकंप और सुनामी देखने को मिल जाती है, मल्टीपल बैकअप पावर सिस्टम्स चाहिए होंगे और एक इंडिपेंडेंस न्यूक्लियर रेगुलेटर्स चाहिए जो आज के रिएक्टर्स जो हैं 2011 वाले नहीं होने चाहिए, उनसे अपग्रेड और हर तरीके से उनको सुनामी प्रूफ या भूकंप प्रूफ तरीके से बनाया जाना चाहिए। दोस्तों हम अब बात करते हैं जनता के डर की और विरोध की। तो सबसे पहले पब्लिक ट्रस्ट अभी भी कम है, प्रोटेस्ट अक्सर देखने को मिल जाते हैं, लोकल अप्रूवल्स काफ़ी ज़रूरी हो गए और पॉलिटिकल सेंसिटिविटी इस चीज़ को लेकर जापान में बनी होती है। जब कोई भी गवर्नमेंट परमाणु से रिलेटेड या न्यूक्लियर पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी या कोई भी नियम लेके आती है तो वहाँ जनता का ट्रस्ट और लोकल लेवल पर थोड़े बहुत जुटमुट धरने प्रदर्शन आपको अक्सर देखने को मिल जाते हैं और जनता में इसी वजह से अभी डर का माहौल बना हुआ है। दोस्तों सबसे बड़ी बात कि वहाँ की जनता में अभी भी इस तकनीक से डर खत्म नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने जो 2011 में देखा था वो किसी और देश ने नहीं देखा है। जापान की जनता आज भी परमाणु ऊर्जा का पूरी तरह से भरोसा नहीं करती है और हर रिस्टार्ट से पहले लोकल अप्रूवल, प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल डिबेट्स वहाँ होती ही होती है। और यह फैसला सिर्फ तकनीकी नहीं है दोस्तों, वहाँ भावनात्मक तरीके से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि उन्होंने लोगों ने जो सहा है या उन लोगों ने जो समस्या देखी है वो किसी और लोगों ने नहीं देखी और ना ही उनकी परेशानी को दूर से बैठ के समझा जा सकता। इसलिए वहाँ के लोगों में इस तरीके के इस चीज़ को लेकर डर हमेशा बना हुआ रहता है। दोस्तों आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरीके लेक्चर देखने के लिए आप देख रहे हैं ट्रुथ लेंस। धन्यवाद।